मंच पर बैठे मुफ्ती आज़म महाराष्ट्र के मुफ्ती मुस्तफा साहब नागपुर के रहे, जिन्होंने मुझे दावत दी और यहाँ पर बुलाया, मुफ्ती आज़म अब्दुल्ला के मुफ्ती गुलाम मुस्तफ़ा जी, मंच पर सभी उपस्थित मौलाना जी, हाजी जी और सभी दोस्तों और भाई, 14 तारीख के बाद मेरे ख्याल से एक नई रंजिश इस देश की शुरुआत होगी, इलेक्शन का दौर शुरुआत होगा। ये आम तरीके का इलेक्शन नहीं है, ऐसा मैं मान के चलता हूं। ये एक तरीके से जो अधिकार संविधान ने बहाल किए हैं उनको निकालने की बात होगी, उनको मिटाने की बात होगी, उनको बदलने की बात होगी। और इसमें जो सबसे पहला टारगेट है, संविधान तो टारगेट है, संविधान बदलने के बाद का जो टारगेट होगा, जिस तरह से कश्मीर के जो फारूक साहब है उन्होंने कहा था कि मुस्लिम टारगेट पर होगा, ये बात सही है। मैं हमेशा मुसलमानों से कहता हूं कि एक किताब आप जरूर पढ़िए, गोलवलकर की किताब है, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में है, वी द नेशन एंड द ब्रदरहुड। ये आप मान लीजिए कि आरएसएस है, उनके लिए एक सबसे बड़ी पॉलिसी की किताब है और उसके ही नक्शे कदम पर वो चलते हैं। 125 पन्नों की किताब है। प्रोफेसर इस्लाम जो दिल्ली के है, उन्होंने उसको दोबारा रिप्रिंट करी है और वो बाजार में अभी भी मिलती है। 125 पन्ने पढ़ने की कोई जरूरत है ऐसा मैं नहीं मानता, जिसकी ख्वाहिश है वो जरूर उसमें पढ़नी है, लेकिन उसके 25 पन्ने, आखिरी के जो 25 पन्ने हैं वो जरूर पढ़ना चाहिए। और मैंने कई बार, अगर मुझे उर्दू आता तो शायद मैं उसका ट्रांसलेट करता। उसकी वजह यह है कि सोच कैसी है, दिमाग किस तरह से लग रहा है, उसकी जानकारी। हम सिर्फ अखलाक की बात, लेकिन उसकी क्रूरता की बात नहीं। गोली मारती तो आदमी सीधे मर जाता है, लेकिन उसको तड़पा तड़पा के मारना, उसको हाल करते हुए मारना, ये एक मानसिकता बयान करती है और साथ साथ नफरत कितनी है वो भी बयान करती है। और ऐसे मौके पर मुस्लिम समाज की, यहाँ की सेकुलर फोर्सेस जो है, उनसे वो मांग कर रहे हैं कि आप इस बार इकट्ठा आए, आपकी जरूरत है इकट्ठा होने की, हमको बचा दी। ये मांग गलत है ऐसा मैं नहीं मानता। ये बात सही है कि इकट्ठा हुआ तो संविधान बचाना, जो सरकार केंद्र में बनी है, आरएसएस बीजेपी की सरकार बनी है,
उसको निकालना आसान हो जाएगा, ये बात सही है। ये मुसलमानों की सोच है, लेकिन अभी इस वक्त ये अगर घटना जो वार्तालाप है, अगर ये बता दो, उद्धव ठाकरे के सबसे बड़े विश्वासु थे रविंद्र वायकर जी, कि जिनकी इंक्वायरी काफी दिनों से चल रही थी, आज जो है वो एकनाथ शिंदे ग्रुप में अभी 1 घंटे पहले ज्वाइन। ये हकीकत है, परिस्थिति है कि जिसको हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते। बेचारे ने कोशिश की कि वो अपनी पार्टी के साथ रहे, लेकिन जब रस्सी खिंच गई पूरी तरह से और बचने का कोई रास्ता नहीं रहा, तो उससे सीधा जो है एकनाथ शिंदे के कैंप में चले गए और अपने आप को बचाने की बात। आज की परिस्थिति भी वही है। आज सुबह ही पश्चिम बंगाल में जो हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि ममता बनर्जी ने जो है वो 42 की 42 सीटों पर अपने नुमाइंदे कैंडिडेट उतार दिया, नाम तक फाइनलाइज कर दिया। वहां के लोग ये सोचते थे कि किसी न किसी तरीके से इंडिया अलायंस का समझौता हो, नहीं दिखाया। मैं दूसरों की नहीं बात करूंगा, लेकिन महाराष्ट्र की बात, और जिसकी हकीकत जो है मेरे ख्याल से आपको जानना चाहिए। ये बात सही है कि हम लोग जो खबरें आती है उसको समझने में हम लोग को देर लगता है, या उसकी वजह क्या है ये भी समझने में हमको देर लगता है। मुझे कम उम्मीद है कि महाराष्ट्र में समझौता होगा। उसकी वजह यह है कि कांग्रेस और शिवसेना ये दोनों में 2 चीजों पे मतभेद है। पार्लियामेंट की जो 10 कॉन्स्टिट्यूंसीज है, दोनों मांग रहे और दोनों समझौता उन पर करने के लिए तैयार है। 5 सीटें ऐसी है जहां एनसीपी, की एनसीपी, शिवसेना उद्धव ठाकरे की एनसीपी और कांग्रेस पार्टी, ये तीनों मांग, इन तीनों में भी कोई तालमेल नहीं होगा। 14 तारीख मेरे ख्याल से आज से अगर देखिए तो कम से कम 4 दिन बाकी है। 4 दिन के अगर कोई समझौता हुआ तो मेरे ख्याल से कोई रास्ता निकलेगा, वरना ये नया रास्ता क्या होगा ये अभी बता नहीं पाते। उनका समझौता हुआ तो फिर हम लोग जितने सीटें देंगे उतने सीटों पर हम लोग लड़ेंगे। लेकिन दूसरा एक मामला है जो हम लोग को मेरे ख्याल से मुस्लिम समाज ने समझना चाहिए और देखना चाहिए। मैं उन पे पहले आता हूं, बाद में दूसरी बातों पे आता हूं। हिंदू समाज के अंदर 2 खेमे हो चुकी है। एक जो है वो पटेलों का है और दूसरा जो है वो ओबीसी का है। दोनों में इतनी बड़ी दरार आ चुकी है कि पटेल कहता है मैं ओबीसी को वोट नहीं दूंगा और ओबीसी कह रहा है मैं पटेल को वोट नहीं दूंगा। और इसलिए बीच में जो हम लोग ने एक कांग्रेस पार्टी और इन सबको जो न्योता दिया था, उसे कहा था कि 48 सीटों के अंदर कम से कम आप जो है वो 15 ओबीसी के कैंडिडेट और 3 जो है वो मुस्लिम कैंडिडेट को हम लोग ने देना चाहिए। कहां तक इस बात को मानेंगे अभी कहना मुश्किल है, लेकिन चर्चा हम लोग जरूर उस पर करेंगे। अब ये बात है कि दोनों की ताकत है,
ऐसा नहीं कि दोनों की ताकत नहीं है। बीजेपी ने बाकी के सीटों का कैंडिडेट जो है वो अनाउंस कर दिया, लेकिन महाराष्ट्र का अनाउंस नहीं कर दिया। वो इसी बात को रुके हुए है, आप पटेलों के साथ जा रहे हो या ओबीसी के साथ जा रहे हो। अगर हम लोग ओबीसी के साथ जाएंगे तो वो पटेलों को उम्मीदवार देंगे, अगर हम लोग पटेलों के साथ गए तो वो ओबीसी को उम्मीदवार देंगे। खतरा दोनों तरीके से है और इसलिए वो रुके हुए ऐसी एक परिस्थिति है। दूसरी बात यहां पर जो है वो मुसलमान अपनी हिफाजत की बात करता है, किसी कायद की बात करता है, संगठन की बात करता है। लेकिन इस मसले को जहां तक मैं समझ पाया हूं, मुस्लिम समाज अगर इस व्यवस्था के अंदर घुल मिल जाता है, जनसभा है वहां पर चले जाता है, नई पार्टियों के डिस्कशंस है वहां पे अगर चले जाता है, ये घुल मिलना ही मुसलमानों की हिफाजत है, ऐसा मैं मान के चलता हूं। क्योंकि व्यवस्था फिर आपको समझने लगेगी, लोग आपको समझने लगेंगे। बड़ी खूबी के साथ यहाँ की व्यवस्था ने मुसलमानों को बगल कर दिया है समाज व्यवस्था के साथ। और इसलिए जितने आप घुल मिल जाओगे समाज के अंदर, उतना मैं समझता हूं कि आपकी हिफाजत होती रहेगी। तो आम जनता की ज़हनियत बदलती जाएगी। ये जो मॉब लिंचिंग का जो मामला है, इससे अगर हम लोगों को बाहर निकलना है तो उस मॉब के साथ में हमको मिलना है, उस मॉब के साथ में हमको दोस्ती करनी है। जिस दिन हम लोग उस मॉब के साथ में दोस्ती की थी तो उसको भड़काने वाला कोई नहीं। आज जो है भड़काया जाता है, गलत अनंत शर्म की बातें वहां पर की जाती है और दिमाग में जो है फिर जुनून भर दिया जाता है, और वो जुनून जो है वो समाज के अंदर काम करता है। ऐसी एक परिस्थिति है और इसलिए हम लोग से जितना हो सके उतना हम लोग कर रहे हैं। जितना व्यवस्था को नॉर्मलाइज करने की बात होती है, औरंगजेब के बाद की बात हुई या दंगों की बात हुई, जितना हम लोग नॉर्मलाइज कर सकते हैं उतना हम लोग नॉर्मलाइज कर रहे हैं। मैं ये जानता हूं कि इस देश की पूरी ताकत में से कुछ ताकत मैं संभालता हूं। मुसलमान इस बात को पहले समझ ले। जब तक मुसलमान इस बात को समझेगा नहीं, तब तक उसके दिमाग में कुछ बात उतरेगी नहीं। आज मुझसे समाज और व्यवस्था सुनता क्यों? उसकी वजह यह है, दुनिया इधर की उधर हो जाए। इस देश का 15% जनता जो है वो कुछ भी हो वो हम लोग के साथ हमेशा रहेगी। ये जो 15% की जो ताकत है डेमोक्रेसी में, लोकशाही में, सबसे बड़ी ताकत है। आपकी भी ताकत उतनी बड़ी है, लेकिन आप उसको पहचान नहीं पाए। आज आदिवासी है, शेड्यूल कास्ट है, कि जो हमारी बात मानते हैं और हमने कभी उसका गलत इस्तेमाल नहीं किया, राजनीतिक इस्तेमाल कभी किया नहीं। उनका गलत इस्तेमाल किया नहीं, राजनीतिक इस्तेमाल किया नहीं। इसलिए 40 साल की राजनीति में वो हमेशा हम लोगों के साथ रहे और वो साथ रहेगा ही।
इसी की वजह से गरमाया हुआ जो माहौल है, हम उसको ठंडा कर सकते हैं। उसकी वजह यही है कि समाज को पता चलता है कि ये 15% जनता जो है वो हम लोग के साथ में नहीं है। दंगे में हम लोग उतरेंगे तो ये बीच में आ जाएगी, दंगा करने नहीं देंगे। और इसलिए माहौल जो है वो 24 घंटे के अंदर बदलता है। ये हम लोग की ताकत है। वो ताकत आप भी बना सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं। लेकिन उसके लिए ये जो कानफूसी होती है ना, उसको पहले बंद कर दीजिए। बहुत बड़े पैमाने पे कानफूसी चलती है और उसी में जो है वो मुसलमान जो है बैठ जाता है। कानफूसी की राजनीति पहले बंद कर दीजिए, हकीकत को देख लीजिए और हकीकत पर चलना सीखिए। और हकीकत ये है, ये अलग लड़े फिर भी इस देश का रिजल्ट क्या हो, इस इलेक्शन का रिजल्ट क्या हो, ये आप ही तय कर सकते हो। ये इसका ध्यान। मुझे हमेशा लोग पूछते हैं कि ये कैसा मुमकिन है। किसी भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में चलिए, 48 की कॉन्स्टिट्यूंसी है, 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज को छोड़ते हुए, गढ़चिरौली और भंडारा, इन 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज को छोड़ते हुए मुसलमान कम से कम 1.5 लाख है, मिनिमम 1.5 लाख है। 1.5 लाख वोट ये बड़ी ताकत होती है। मान लीजिए ये कल अलग लड़ते हैं, कोशिश हम लोगों की है वो सभी इकट्ठा लड़े, लेकिन कुछ वजह से मैंने जैसे कहा कि अगर गर्दन किसी दबाने की बात आई तो अपनी छुड़ाने के लिए जो करना है वो तो करेगा ही, फिर आपकी मंशा जो हो उसके खिलाफ भी हो सकता है। इसलिए ये अलग अलग भी लड़े। ये अलग अलग लड़ने के बाद भी मुसलमान अगर इस इलेक्शन में मुसलमान बन के ही अगर वोट देगा तो वो जीत पाएगा। मैं कहूँगा मैं कांग्रेसी मुसलमान हूँ, मैं एनसीपी का मुसलमान हूँ, मैं और किसी पार्टी का मुसलमान हूँ, तो आप हार जाओगे। क्योंकि आपका इस वक्त अलगपन होना ये सबसे बड़ी बात है। एक मुस्लिम होकर वोट देना ये सबसे बड़ी बात है। जो बात पीछे गई वो वक्त बीत गया, उसको आप लौट नहीं आ सकते। उसके सिर्फ हम सीख सकते हैं। क्या सीखना है कि जो घटना हुई है, जो परिस्थिति बनी है, उसको दोबारा बनने नहीं देना है। और उसको अगर दोबारा बनने नहीं देना है तो हम लोग को दिमाग इस्तेमाल करना होगा। हम लोग को सोच समझ के अपने कदम रखना, और ये सोचे समझे हुए कदम एक ही है मुझे जो दिखाई देता है कि आपको इस बार मुस्लिम करके ही वोट करना होगा, दूसरा और कोई नहीं। फिर आपका ये जो 1.5 लाख वोट है वो रंग दिखाएगा। यहाँ पर आपको इतना ही देखना है कि भैया 3-4 उम्मीदवार है, 2 उम्मीदवार है, 3 उम्मीदवार है सेक्युलर पार्टियों में से जिनके पास ज्यादा वोट है। क्योंकि 3-4 कैंडिडेट खड़े होंगे तो धर्म की राजनीति खत्म होगी। क्योंकि सभी कैंडिडेट हिंदू है, सभी कैंडिडेट अगर हिंदू हो गए तो धर्म की राजनीति चलेगी नहीं। कहेगा, वो भी कहेगा कि मैं भी हिंदू हूं, दूसरा है वो भी कहेगा मैं भी हिंदू, वो भी हिंदू है, मंदिर में जाके पूजा करते रहेंगे, तो धर्म का काज चलेगा। फिर कौन सा, फिर समाज, उम्मीदवार कौन से समाज में से, उसके वोट कितने हैं,
ये जो कैंडिडेट है अपने समाज के बाहर के कितने लोगों के वोट ले आ सकता है, और वो ज्यादा वोट ले आ सकता है अपने समाज के बाहर से दूसरे समाज के लोगों के वोट ले सकता है, उस पर मेरे ख्याल से हम लोग को नजर रखनी है, उस पर हम लोग को नजर रखनी है। और उस पर अगर हम लोग ने नजर रखी और उसी को ही हम लोग ने वोट दिला दिया, वोट दे दिए, पूरे के पूरे वोट दे दिए, तो उसकी जीतने की चांसेस काफी बढ़ती है। इलेक्शन में जो है वो जीतना ये सबसे बड़ी बात है, कितने वोट मिले उससे नहीं मतलब। और अभी की सरकार को अगर गिराना है तो वोट की अहमियत को आप लोग पहचानो। दूसरी बात यहां पर कि 90% नहीं 100% फीसदी हो तो वोट होना, यह सबसे बड़ी बात है। क्योंकि सरकार 2024 के बाद हर कोई जो कह रहा है कि इलेक्शन नहीं होगा, यह बात सही है। हम लोग इतिहास नहीं पढ़ते और इसलिए हम लोग को जानकारी बहुत कम है। इस देश को जब आजादी मिली, 15 अगस्त को आजादी भारत को मिली, 14 अगस्त की आजादी जो है वो पाकिस्तान को मिली। आज भी लिखित है, और किसी ने नहीं तो सरदार पटेल जो उस वक्त के होम मिनिस्टर थे, उन्होंने लिखित कहा है कि आरएसएस ने 14 अगस्त को बड़े धूमधमाने से मनाया, और ये जो आजादी का काला दिन मनाने का जो सिलसिला है वो आरएसएस ने 15 अगस्त 1947 से शुरुआत की। ये काला दिन उन्होंने माना, और वो काला दिन मनाने के बाद महात्मा गांधी की हत्या हुई और आरएसएस के काफी बड़े लोग जो है वो जेल में थे। एक और डॉक्यूमेंट है कि जिसको मेरे ख्याल से मुसलमानों ने अपने पास रखना चाहिए, वो है 28 जुलाई 49 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का GR है, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन। वो गवर्नमेंट रेजोल्यूशन जो है वो एक एग्रीमेंट है, करारनामा है। वो करारनामा आरएसएस और सरदार पटेल के बीच में है। उस करारनामे के 3 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है कि आरएसएस संविधान मानेगा। दूसरी बात यह है कि ये तिरंगा और अशोक चक्र जो है उसको मानेगा। तीसरी बात जो है वो अगली 26 जनवरी जो इंडिपेंडेंस डे करके मनाया जाएगा, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, उस दिन नागपुर का जो हेडक्वार्टर है उस हेडक्वार्टर पर 9 बजे के पहले तिरंगा झंडा लहराया जाएगा। अगर इन शर्तों को अगर भंग हो गया तो दोबारा इनको हम लोग अंदर डाल देंगे। ये एग्रीमेंट है और 28 जुलाई 1949 का ये डॉक्यूमेंट है, वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। मुसलमानों इस डॉक्यूमेंट को अपने नजदीक रखना है। ये जो बातें होती है कि भी हम संविधान बदलेंगे, उस वक्त का उनका ये था कि ये अभी तो हमारे पास मौका नहीं है, लेकिन जिस दिन मौका मिला उस दिन हम लोग ये संविधान बदल देंगे।
यही उनकी जो मंशा है, यही उनकी जो इच्छा है, वो अब पूरे करने जा रहे हैं। और वो पूरे करने के लिए सोनिया गांधी पर केस है, राहुल गांधी पर केस है, खड़गे पर केस है, जितने भी तमाम ऑपोजिशन लीडर्स हैं आज के मुताबिक, हम छोड़ते हुए बाकी सब पर केसेस है। हम बचे रहे इसलिए क्योंकि हम फकीर रहे, पैसे कमाने के चक्कर में हम लोग नहीं रहे, नहीं तो अभी तक हम लोग भी जेल में वहां पर होते। राजनीति में साफ सुथरे रहना ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये राजनीति जो है ये सोची समझी हुई राजनीति जैसी होती है वैसी नहीं है। ये बदले की राजनीति है, ये बदले की बात करने की राजनीति है। और जहाँ बदले की राजनीति है और आपको राजनीति करना है और इस बदले की राजनीति का शिकार नहीं होना है, तो आपके पास आपका चरित्र होना जरूरी है और आपकी जिंदगी साफ सुथरा जिंदगी होना सबसे बड़ी बात है। 40 साल के अंदर हम लोग ने इस दो बातों को संभाल के रखा है और इसलिए खुलेआम मोदी को जब चाहे उठ के पटक देते हैं उसको, लेकिन कुछ भी कर नहीं पा रहे। मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा, इस बार अगर मौका गया तो फारूक साहब ने जो कहा कि एक गोदरा नहीं होगा, एक दंगा नहीं होगा, एक अखलाक नहीं होगा, या फिलिस्तीन दोबारा शुरुआत होगा। मोदी जी जो है, इजराइल फिलिस्तीन का जब मामला शुरुआत हुआ तो 24 घंटे भी के पहले ही उन्होंने ये कहा कि हम इजराइल के साथ हैं। लेकिन इस देश की जो पॉलिसी थी वो पॉलिसी ये थी कि हम लोग फिलिस्तीन के साथ हैं, और इसलिए चीफ सेक्रेटरी, बड़ी हिम्मत में उसे कैबिनेट सेक्रेटरी को मैं हिम्मत की दाद देता हूं, उसकी सराहना करता हूं कि उसने अपनी गर्दन उसने दांव पे लगा दी और दांव पे लगाने के 24 घंटे के अंदर उसने कहा कि मोदी ने जो कहा वो गलत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पॉलिसी है वो पॉलिसी हम लोग फिलिस्तीन के साथ में, और मोदी जी उस बात को काट नहीं सकते, क्योंकि कुछ पॉलिसियां ऐसी होती है कि जो पार्टी के ऊपर पे होती हुए उसको बनाई जाती है। और फिलिस्तीन के संबंध में जो पॉलिसी बनी थी वो सभी पार्टियों ने मिला के कही थी कि हम लोग फिलिस्तीन के साथ होंगे, इजराइल के साथ नहीं। तो ये बात मेरे ख्याल से कहने वाला भी एक हिंदू है, आपको मानना होगा। उसको कहने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन वो ये जानता था कि मैं कैबिनेट सेक्रेटरी हूं, ये कैबिनेट का डिसीजन हो चुका है और ये कैबिनेट डिसीजन के साथ मुझे वफादारी अदा करना है। आज अगर आप देखोगे कि एक न्यूज आई है कि इनकी लड़ाई की हद की कोई सीमा नहीं है। गडकरी को हटाना चाहते, आपस की उनकी लड़ाई है, हटने के लिए तैयार नहीं है, रिटायर्ड होने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए नागपुर के उनके जो 4-5 अधिकारी थे उनको पकड़ लिया है, जेल में ठोसा हुआ है और उनसे कह रहा खिलवाने की कोशिश चल रही है, वे इसने भी घूस लिए, इतना तो कह दो। इनकी कोई मर्यादा नहीं, इनके पास रहम नाम की कोई चीज नहीं। और इसलिए अगर हम लोग ये उम्मीद करते बैठेंगे कि ये ऐसा होगा ही नहीं, तो मैं समझता हूं कि आप लोग गलत होंगे। दंगे की परिस्थिति आज भी है, उनका मंशा करने का है, लेकिन मौका उनको नहीं मिल रहा है। 4-5 दिन के लिए हम लोग ने मौका नहीं दिया तो इलेक्शन
की प्रोसेस शुरुआत होगी, और एक दफ़े इलेक्शन की प्रोसेस शुरुआत हुई तो फिर एक ही लक्ष्य हमारा होना चाहिए, और वो आरएसएस बीजेपी की केंद्र की सरकार जो है उसको गिराना है। कई लोग ये कह रहे हैं कि ईवीएम का मामला है। परसों हम लोग ने जो है वो ईवीएम का मैनिपुलेशन कैसा हो सकता है उसका विवरण दिया है। इलेक्शन कमीशन जो है वो अभी थोड़ा सा हिल चुका है कि भैया लोगों को पता चल रहा है कि हम लोग कैसे मैनिपुलेट करते हैं, और उसमें हमने एक चीज बता दी, ये जो टीवी है, टीवी का जो सेट टॉप बॉक्स है, और ये सेट टॉप बॉक्स जो रिपेयर कर सकता है वो भी ईवीएम को छेड़छाड़ कर सकता है। वो भी इलेक्शन जो है वो ईवीएम, इलेक्शन की जो ईवीएम है उसको भी वो छेड़छाड़ कर सकता है। इसलिए मेरे ख्याल से कई लोग हमको पूछ रहे हैं कि भाई तुम इसका ट्रेनिंग दे रहे हो क्या, तो हमने कहा वीडियो देख लो, आप खुद ही ट्रेन हो जाओगे। मैं अपनी बात खत्म करते हुए आप लोगों से इतना ही कहूँगा, कल समझौता होगा तो अच्छी बात है, अगर समझौता भी नहीं हुआ तो भी आप लोगों को तय करना है कि सरकार को बचाना है या इस सरकार को हटाना है। मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है। समझौता नहीं हुआ तो मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है कि मैंने जैसे कहा कि पूरा खेल ये मुसलमानों के हाथ में आ चुका है। जिताने का खेल जो है वो मुसलमानों के हाथ में आ चुका है, क्योंकि धर्म की राजनीति खत्म हो जाती है और जात की राजनीति शुरुआत होती है। जो जात के राजनीति से ऊपर होके जिसकी अपनी छवि है और वो ज़्यादा वोट लेता है, उसको अगर हम लोगों ने वोट दे दिया तो बीजेपी को हराना मुश्किल नहीं है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। ये 400, 500, 600 के जो आंकड़े चले हैं, इसको अंग्रेजी में माइंड गेम किया जाता है। डराने की बात माइंड गेम होता है कि मैं आप पर हावी हूं, आपके दिमाग काबू में लूं। अरे यार ये तो कह रहा है 600 आ जाऊंगा। मैं खुद कह रहा हूं ये जो 15% की ताकत है मैंने कभी इस्तेमाल नहीं की। इसी शहर में 8 बार चुनाव लड़ चुका हूं, लेकिन कभी भी 3 लाख के नीचे नहीं आया। ये जो हमारी ताकत है ये हर किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने कभी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन इस बार जरूर इस्तेमाल करूंगा। इलेक्शन शुरुआत होगा, इसका मैं इस्तेमाल करूंगा। मुझे कितना फायदा होता है नुकसान होता है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, कि मैं खुद ही कहता हूं कि मैं सिकंदर हूं। मैं जीता या हारा मुझसे कोई फर्क नहीं है। जीता तो भी मैं सिकंदर हूं और हारा तो भी मैं सिकंदर हूं। इसलिए मैं उसकी ओर नहीं देखता हूं। सरकार आरएसएस बीजेपी की 2024 में नहीं आएगी, इसका ही मैं देख रहा हूं। और इसलिए मैंने जैसे कहा कि ये 15% की हमारी ताकत जो है वो पहली बार मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूं। और हो सकता है कि अगर आप लोग साथ दें तो मेरे ख्याल से बीजेपी आरएसएस की सरकार आ ही नहीं सकती है। इसी परिस्थिति है। अब इसी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर लूं, 2.25 लाख मुसलमान हैं। दोनों को मिला दो तो 5 लाख हो जाता है, और सेकुलर वोट है। यह परिस्थिति हर कॉन्स्टिट्यूंसी में है। ऐसा नहीं है कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में यह परिस्थिति है। हम लोग को सिर्फ इस्तेमाल करना है। और मैं हर जगह यह कहता हूं कि जिस तरफ दलित जाएगा उस तरफ मुसलमानों ने जाना चाहिए, या जिस तरफ मुसलमान जा रहा है उस तरफ दलितों ने जाना चाहिए, आदिवासियों ने जाना चाहिए।
ये जो छोटे ओबीसी है उन्होंने जाना चाहिए, तब जाके यहाँ के बदलाव होगी। मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि आप इस पर गौर करेंगे, सोचेंगे और बीजेपी को दोबारा सरकार बना से रुकाएंगे, यही उम्मीद करते हुए मैं आपसे रुखसत करता हूँ। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।